देखिए नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। करंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर हेडिंग लगा दीजिए और शांति से डायग्राम बनाइए। जैसा बना रहे हैं वैसा ही बनाइएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास जिसका साइज जैसा बनाया है वैसा ही बनाएगा, जितने चार्ज केजेस बनाए उतने ही बनाएगा। मतलब 20 है तो ऐसा नहीं कि एज इट इज़ कॉपी करो, हाँ ठीक है, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, ऐसा। ठीक है, तो देखिएगा इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाना अपने पेज पे, कंप्लीट पूरा बड़ा सा बनाइएगा इसको और अच्छा बनाइएगा। NPN करना हमें। NPN, ठीक है, 3 रीजन हो गए NPN। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसकी रखोगे? कलेक्टर रीजन की, सबसे कम बेस रीजन की, सबसे उसके बाद बीच में एमिटर रीजन की। ये एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स कहाँ बनाओगे? एन रीजन में। मेजॉरिटी चार्ज के क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। एमिटर रीजन में सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर होंगे। कलेक्टर रीजन में भी चार्ज कैरियर्स होंगे, लेकिन वो थोड़े से कम होंगे कंपैरेटिवली एमिटर रीजन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनॉरिटी क्या होंगे? होल्स, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी क्या होंगे? यहाँ पे भी होल्स। यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है? पी टाइप में होल्स। ऐसे बना देते हैं। इसका डोपिंग लेवल भी बहुत लाइटली रहेगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम। और माइनॉरिटी क्या होंगे? 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, बहुत है। अब देखो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसकी मेन एप्लीकेशन क्या है? मेन एप्लीकेशन ये है कि देखो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ओपन स्विच क्लोज स्विच की तरह काम कर लेगा। अगर ओपन स्विच क्लोज स्विच ही बनाना है तो पीएन जंक्शन डायोड यूज़ कर लो, पीजीटी का क्यों यूज़ कर रहे हो? तो फिर बीजीटी का मेन जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो एम्पलीफायर है, तो इसलिए हम एम्पलीफायर को रेस्पेक्ट मानते हुए या एम्पलीफायर को कंसिडर करते हुए उसी के रेस्पेक्ट में हम पूरा यहाँ पर स्टडी करेंगे करंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमारे पास अगर एम्पलीफायर रीजन रखना है तो कौन सा रीजन होगा? एक्टिव रीजन होगा। एक्टिव रीजन पे इनपुट जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। और आउटपुट जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। तो कैसे कनेक्शन करें आप बताइएगा? ये जरा ये जो कन्फिग्रेशन है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस का मतलब एन टाइप के मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एन टाइप के मटेरियल को इसको रिवर्स बायस करना है। एन टाइप के मटेरियल को आपको किससे कनेक्ट करना है? ऑपोजिट पोलरिटी, मतलब पॉजिटिव से, और इसको नेगेटिव से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? VBE क्या हो जाएगा? VBE। बी पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, इसलिए E को बाद में लिखना, ठीक है। वैसे ही VBE का मतलब ये भी होता है VB माइनस VE, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर समझिए ज़रा प्लीज़। पॉजिटिव टर्मिनल VB है, नेगेटिव कौन सा है? VE है, इसलिए VB माइनस VE लिखा है ना। फर्स्ट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? VCB है ना, C पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से हमने कन्फिग्रेशन लगा दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका ऑपरेशन। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल पेन कॉपी रख दीजिएगा और शांति से सुनना है। अपन को क्या देखना है, क्या प्रोसेस हो रही है, उससे ध्यान से समझना है। देखो होता क्या है, अगर जब हमारे पास इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो यहाँ पर कौन सी पोलरिटी आती है? नेगेटिव पोलरिटी आती है। और आउटपुट जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी पोलरिटी आती है? पॉजिटिव पोलरिटी आती है। तो अब हमारे पास एक बात यह है कि जैसी पोलरिटी वैसा अट्रैक्शन रिपल्सन हमारे पास होगा,
कैसा होगा, नेगेटिव पोलरिटी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भागेंगे किसकी तरफ, इस पॉजिटिव पोलरिटी की तरफ। मतलब अमीटर किधर जा रहे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं अमीटर रीजन के, अमीटर से कलेक्टर रीजन की तरफ ट्रेवल करेंगे। नेगेटिव पोलरिटी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स होंगे और पॉजिटिव पोलरिटी की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होता है, हो रहा है अमीटर रीजन टू कलेक्टर रीजन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है अमीटर रीजन टू कलेक्टर रीजन। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रवाना हुए और किधर जा रहे हैं, अमीटर रीजन से कलेक्टर रीजन की तरफ। ठीक, ये काम हुआ। अब देखो ज़रा प्लीज़, हमारे पास अमीटर रीजन से कलेक्टर रीजन में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो करंट हमेशा पता है, हमारे पास बेसिक्स में हमने डिस्कस किया कि करंट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ होल्स एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और हमारे पास होल्स जो है वो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रेवल कर रहे हैं, अमीटर टू रीजन कलेक्टर रीजन। अमीटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है और कलेक्टर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रेवल करेंगे तो रियलिटी में इनके कारण फ्लो होने वाली करंट किधर जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो होगी, एमिटर रीजन है, एन टाइप चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो हो रही है तो INE। ठीक है, कलेक्टर रीजन है, एन टाइप चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो हो रही है इसलिए INC। ठीक है, तो हमारे पास दो करंट कंपोनेंट आ गए, एक तो INE आया। INE का मतलब ये है कि करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन अमीटर रीजन। ठीक है, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन कलेक्टर रीजन, दो आ गई करंट कंपोनेंट। अब देखो भाई साहब, मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन रवाना हुए थे, वो किधर जाने की कोशिश कर रहे थे, कलेक्टर रीजन की तरफ। 100 में से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन होल के साथ क्या कर गए, रिकम्बाइन कर गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 होल्स के साथ रिकम्बाइन कर गए। 100 में से यहाँ कितने पहुँचे, 98 पहुँचे। यहाँ से कितने रवाना हुए, 100 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं रिकॉम्बिनेशन कर गए, इनको यहीं पसंद आ गया सब कुछ, और यहाँ पहुँचे केवल 98 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, हमारे पास हीट एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, और हीट के कारण क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड में बाउंडेड हमारे पास चार्ज कैरियर्स है वो ब्रेक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्या बनती है, होल बनती है। तो इसका मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे पास जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से हमारे पास यहाँ पर एक और करंट फ्लो होगी ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसको हम बोलते हैं आई बेस करंट हमारे पास फ्लो होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NPN है तो NPN में अमीटर करंट बाहर की तरफ है तो बेस करंट किधर रहेगी, अंदर की तरफ, कलेक्टर करंट भी अंदर की तरफ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक करंट कौन सी आ गई, बेस करंट आ गई। 3 करंट के कंपोनेंट हो गए, तीसरा कंपोनेंट क्यों आया, जरा वापस सुनिए जरा प्लीज़। जब हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अमीटर रीजन से रवाना हुए और कलेक्टर रीजन पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेस रीजन में होल्स के साथ क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं। रिकम्बाइनेशन से क्या होता है, रिकम्बाइनेशन से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के कारण कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, कोवलेंट बॉन्ड मतलब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो गया। इसका मतलब जब चार्ज कैरियर्स फ्री होगी तो करंट फ्लो होगी, फ्री हो गया तो मतलब चलना पड़ेगा, कंडक्शन करना पड़ेगा, इसका मतलब करंट फ्लो होगी। तो ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कौन सी करंट फ्लो होती है, बेस करंट फ्लो होती है, तीसरा कंपोनेंट। ठीक है, अब हमारे पास चौथे कंपोनेंट की बात करते हैं। भाई साहब यहाँ पे जो ये है ना होल बैठे हैं, ये तो इधर नहीं जाएंगे ना, ये होल तो किधर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव पोलरिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये होल सारे जो है नेगेटिव पोलरिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक और करंट आ गई, दैट इज IPE, करंट इन अमीटर रीजन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हमारे पास होल्स है, करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इन अमीटर रीजन। तो 4 कंपोनेंट आ गए हमारे पास, नेगेटिव पोलरिटी की तरफ ये होल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब हम मानते हैं कि मान लो अमीटर टर्मिनल को ओपन करते हैं, 5वां पॉइंट। ठीक है, 3 करंट 4 करंट आ गई, 5वां पॉइंट ध्यान से समझिएगा, सबको लिखा देंगे आपको लेकिन सुनिएगा। इफ अमीटर टर्मिनल इज ओपन, अमीटर टर्मिनल को ओपन करें और तब देखें हमारे पास यहाँ पर केवल कौन सा केस है, रिवर्स बायस का। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये PN जंक्शन डायोड बन रहा है, PA ये N है,
इसको हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अमीटर रीजन को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये हमें पीएन जंक्शन डायोड जैसा लग रहा है, और पीएन जंक्शन डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। इधर क्या रखना है हमें, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कौन सी करंट फ्लो होती है हमारे पास, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नहीं करना है, ठीक। रिवर्स बायस में हमारे पास कौन सी करंट फ्लो होती है बिफोर द ब्रेकडाउन, यहाँ पर हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। कौन सी करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये होल्स जो है इस पॉजिटिव पोलैरिटी से क्या होंगे, रिपल्स होंगे। रिपल्स होंगे तो किधर जाएंगे, इधर आने की कोशिश करेंगे, किधर, बेस रीजन में। और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक और करंट आई, दैट इज ICBO। इसको क्या बोलते हैं, ICBO, कलेक्टर टू बेस करंट विद अमीटर ओपन। IC मतलब कलेक्टर, B मतलब बेस, O मतलब अमीटर ओपन, जो भी तीसरा टर्मिनल होगा वो ओपन। तो इसका मतलब ये है कि हियर इन द रिवर्स बायस जंक्शन या आउटपुट में जो रिवर्स बायस होने की वजह से कलेक्टर टू बेस एक हमारे पास ICBO करंट फ्लो होती है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट के हमारे पास कितने कंपोनेंट आ गए, 5 कंपोनेंट हो गए। तो पहले इनकी थ्योरी लिख देते हैं, उसके बाद इनका आगे डिस्कशन और करेंगे, अभी लंबी कहानी है, ठीक है। देखिएगा फटाफट, लिखो फटाफट, लिखिए। कहाँ से रवाना हुए थे, सबसे पहले INE और IP की बात करेंगे, सॉरी INE और INC की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लगा दो इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे सारा, INE एंड IP, इन दोनों करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिखिएगा इसमें BJT is considered to operate in active region so emitter terminal is negative and collector terminal is positive. Full stop. Due to the negative emitter voltage, emitter emits the electrons these electrons move from emitter region to collector region. Because of this, due to this, movement of electrons or negative charge carriers, two current component exist. First, INA में लिखिए, it is the emitter current due to the negative charge carriers. It is the emitter current due to the negative charge carriers. Second लिखिएगा IP, it is the emitter current due to the positive charge carriers. ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। दो कंपोनेंट हो गए। सेकंड लिखिएगा IB, मतलब थर्ड है। IB क्यों हुआ था, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। लिखिएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर रीजन, when electrons move from emitter to collector region, then some of the electrons recombine with the hole in the base region, recombine with the hole in the base region. Due to this recombination process, आप फ्लो डायग्राम बना सकते हो। energy is released
in the form of heat क्या होगा फिर? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, होल पेयर जनरेट, होल पेयर जनरेट हो गया मतलब चार्ज कैरियर फ्री हो गए एंड कॉजेज टू फ्लो ऑफ बेस करंट। बेस करंट, ठीक, causes to flow of base current. That means बेस करंट क्यों फ्लो होती है? बेस करंट, एक पॉइंट लिख दीजिएगा, बेस करंट फ्लोज ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द बेस रीजन। बेस करंट फ्लोज ड्यू टू द recombination of electrons and holes in the base region, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा IPE के बारे में। किसके बारे में? IPE के बारे में। IPE सिंस कैसे फ्लो होती है? नेगेटिव एमिटर टर्मिनल वोल्टेज है तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होती है तो करंट फ्लो होती है। लिखिए जरा प्लीज। सिंस एमिटर टर्मिनल इज नेगेटिव सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट मीन्स होल्स ऑफ एमिटर रीजन, so minority charge carriers that means holes of emitter region are attracted towards the negative emitter terminal, are attracted towards the negative emitter terminal, therefore a current flows, that is IPE. IPE is the emitter current due to the positive charge carriers, ऐसा लिख सकते हो। IPE is the emitter current due to the positive charge carriers। पांचवा कंपोनेंट हमने कैसे बनाया था? एमिटर टर्मिनल को क्या कर दिया था? ओपन कर दिया था, केवल पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस रीजन रह गया था, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी चार्ज के करंट फ्लो हुई थी उसको हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO बोला था। लिखिए जरा प्लीज इसमें। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? ICBO के बारे में। फोर्थ पॉइंट, इफ एमिटर टर्मिनल इज assumed to be opened, if emitter terminal is assumed to be opened, then due to the reverse bias at output junction, minority charge carriers of collector region, that means holes, repulse from the positive collector terminal and move towards the base region, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे, सो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ collector region, in the reverse bias
रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO फ्लोज। ICBO का फुल फॉर्म क्या लिखोगे, अलग से लिख दीजिएगा। ICBO इज कलेक्टर टू बेस करंट विद अमीटर ओपन, कलेक्टर टू बेस करंट विद अमीटर ओपन। अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पर देखिए। अब रियलिटी में हमारे पास एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अमीटर रीजन में कौन कौन सी करंट आई है। अमीटर रीजन में हमारे पास दो करंट आई, I इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन सेम है, INE और IP, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण दो करंट फ्लो हो रही है। ये जो IP है ये किसकी वजह से, हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स की वजह से फ्लो हो रही है। इट कैन बी नेग्लेक्टेड। I को आप क्या मान सकते हो, वैसे तो आप अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते हो तो I इक्वल टू INE प्लस IP, बट अप्रोक्सीमेटली यू कैन नेग्लेक्ट द IPE बिकॉज I इक्वल टू INE होगा, IP इज नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड हो रही है, इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। दूसरा, कलेक्टर रीजन में कौन कौन सी करंट आती है। कलेक्टर रीजन में हमारे पास दो करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, एक तो INC जा रही है, एक ICBO जा रही है, INC प्लस ICBO। अब बात करते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की। आपको रियलिटी में हमने करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यहाँ पर क्या अल्फा है ना, अल्फा किसका रेशियो होता है, IC अपॉन I का ना, किसका रेशियो होता है, IC अपॉन I का। अब बात करते हैं रियलिटी की, वो हमने अप्रोक्सीमेटली लिखा था। अल्फा जो है रियलिटी में किसका रेशियो होता है, INC और INE का। INC और INE का मतलब समझिए, INE किसके कारण फ्लो हो रही है, 100 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। 100 इलेक्ट्रॉन्स में से दो रिकम्बाइंड हो गए और यहाँ कितने पहुँचे, 98 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हो गया कि INC 98 इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है और INE जो 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रही है। इसका मतलब हमारे पास अल्फा किसका रेशियो होगा, 90 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मान लो 98 मिली एम्पियर और 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 100 मिली एम्पियर, सॉरी माइक्रो एम्पियर मान लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अल्फा 0.98 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.98 आएगी। तो रियलिटी में जो अल्फा जो हमारे पास किसका रेशियो होता है, अल्फा रेशियो होता है INC अपॉन INE, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, INC इक्वल टू अल्फा INE, और INE किसके बराबर है, I के बराबर है अप्रोक्सीमेटली अल्फा I। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बन जाएगी, IC इक्वल टू INC प्लस ICBO। INC की जगह क्या रख दें, अल्फा I रख दें, IC इक्वल टू आ जाएगा अल्फा E प्लस ICBO। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हम आगे यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। IC इक्वल टू अल्फा I प्लस ICBO, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। और तीसरा पॉइंट हम अल्फा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा किसका रेशियो है रियलिटी में, INC अपॉन INE। आप ऐसा बोल सकते हो कि INC 98 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रही है, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0.98। अल्फा की वैल्यू 100 मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम है ना। 100 मतलब अल्फा की वैल्यू 1 मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 100% बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू 1 मैक्सिमम क्यों हो सकती है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई साहब देखो 100 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि 100 के 100 ही पहुँच जाए, ठीक है। तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 100 तो कभी ज़िंदगी में नहीं पहुँचेंगे। अल्फा की वैल्यू 0.98 एक इलेक्ट्रॉन को तो शहीद होना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को तो बलिदानी देनी पड़ेगी, क्यों, हॉल के साथ रिकम्बाइंड होना पड़ेगा, बेस करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे हमारे पास, 98, 99 और 100 पहुँचे तो आपकी किस्मत की बात कि अल्फा की वैल्यू हमेशा किसकी भी लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अल्फा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हम थोड़ा डिटेल से और बात कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 है हमारे पास। चलो ये 3 पॉइंट लिख दो फटाफट, वीडियो पॉज करके फिर आगे डिस्कस करते हैं।
अब देखिए ज़रा प्लीज़, आगे डिस्कस करते हैं इसमें। देखो भाई साहब, थोड़ा और प्रूव करते हैं कि ये एक्टिव रीजन है, ये एम्पलीफायर बन गया। कैसे बना वो देखो ज़रा प्लीज़। ये आपके पास कौन सा है? कलेक्टर, ये है एमिटर और ये है आपके पास बेस। 3 टर्मिनल है, ठीक है। तो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है RC, ये हमारे पास एमिटर रेजिस्टेंस है RE, ठीक है, और ये ग्राउंड है बेस। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ से हमारे पास कौन सी करंट जाती है? IE, देख लो, यहाँ से IC और यहाँ से IB, ठीक है। RC जो है वो हमारे पास क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। रिवर्स बायस है तो हाई होगा, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। लेट यहाँ पे 1 ओम है, कितना है? 1 ओम है, और यहाँ पे 1 मेगा ओम है, ठीक है, 1 मेगा ओम है। तो यहाँ पे करंट जो जा रही है वो कितनी जा रही है? मान लो 1 माइक्रो एम्पियर जा रही है। कितनी जा रही है? 1 माइक्रो एम्पियर। तो इधर भी कितनी जाएगी? लगभग 1 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि बेस करंट तो क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है, नेग्लेजिबल। बेस करंट जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की रेस की वजह से आ रही है, ये लगभग स्मॉल होगी। तो यहाँ से 1 माइक्रो एम्पियर जा रही है, तो यहाँ पर भी लगभग कितनी जाएगी? 1 माइक्रो एम्पियर। अब आप बताओ ज़रा प्लीज़, ये जो है ये इनपुट साइड है और ये जो है ये आपके पास कैसी है? आउटपुट साइड है। क्या है? आउटपुट साइड। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज मेजर कर दिया जाए तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? वोल्टेज, ये तो ग्राउंड है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? IC इंटू RC, दैट इज 1 मेगा ओम इंटू 1 माइक्रो एम्पियर। कितना आ जाएगा? आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज 1 ओम इंटू 1 माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स 1 माइक्रो वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज गेन क्या होगा? 1 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, 1 वोल्ट अपॉन 1 माइक्रो वोल्ट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 10⁻⁶। ये बन गया एम्पलीफायर। इसका मतलब ये आ गया कि इसने क्या प्रोवाइड कर दिया? गेन प्रोवाइड कर दिया। आपने इनपुट साइड कितना वोल्टेज लिया है? 1 माइक्रो वोल्ट, और आउटपुट साइड कितना मिल रहा है? 1 वोल्ट मिल रहा है। ये केवल एग्जांपल समझाने के लिए, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा हम केवल समझा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि रियलिटी में इसको कंसिडर करो, ठीक है। तो ये एक तरीका है समझाने का कि यहाँ पर हमारे पास ये एम्पलीफायर बन रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, आगे काम की बात करते हैं, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके लिख दीजिएगा। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब हमारे पास अल्फा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या है? IC अपॉन IE, ठीक है। IC अपॉन IE क्या होता है? IB प्लस IC। अगर मैं IB को इज मेक टू 0, IB को 0 बना दो तो अल्फा क्या हो जाएगा? IC अपॉन IC, दैट इज 1। अल्फा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब एक बात समझिएगा, अगर आपको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को बढ़ाना है तो बेस करंट को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। ये देखो, ये सब आइडियल बातें हैं, ऐसा आइडियली पॉसिबल होता नहीं है, सॉरी प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। IB करंट को कभी 0 नहीं बना सकते, लेकिन हम सपने तो देख ही सकते हैं कि हाँ IB को कम बनाना है, ठीक। ये बात है हमारे पास कि हमें क्या करना है? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू हाई रखनी है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की हाई तभी रहेगी जब हमारे पास बेस करंट क्या होगा? मिनिमम होगा। बेस करंट कम से कम होगा, ठीक है। बेस करंट जितना कम होगा उतना हमारे पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू हाई रहेगी। तो हम क्या करें? देखो ज़रा प्लीज़, बेस करंट को कैसे कम किया जा सकता है? अब क्वेश्चन ये देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ से सारे पॉइंट समझ में आएंगे। क्या पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमने ये क्यों बोला था कि एमिटर रीजन को सबसे हाईली डोप किया जाता है, इसकी डोपिंग लेवल हाई है, बेस रीजन का विड्थ सबसे कम है और लाइटली डोप्ड है, कलेक्टर रीजन का एरिया आपके पास ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये भाई साहब एम्पलीफायर बन गया, लेकिन अल्फा बढ़ाने के लिए बेस करंट कम होना चाहिए। बेस करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? बेस करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन द बेस रीजन। अब रिकॉम्बिनेशन होने ही मत दो, रिकॉम्बिनेशन
चलो ठीक है 20 रीजन रखना तो पड़ेगा, तो 20 रीजन की विड्थ क्या कर दो, कम कर दो, ये हटा ही दो ना। अब 100 में से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास रिकमेंड होगा, कितने पहुंचेंगे 99, हाँ 9.98 नहीं आया 0.99 हो गया, बढ़ गया हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो इसके लिए हमने क्या किया, बेस विड्थ को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बेस करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द बेस रीजन। सो बेस विड्थ, बेस करंट को कम करने के लिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को ही कम कर दो, मतलब बेस की विड्थ को कम कर दो। इसका मतलब ये हो गया, बेस की विड्थ को कम करेंगे तो एक बात तो ये होगी। दूसरा, बेस को डोपिंग जो है लाइटली रखो, डोपिंग लेवल हाई रखोगे, इसका मतलब ज़्यादा होल्स रहेंगे, ज़्यादा होल्स रहेंगे तो हो सकता है यहाँ पर 4-5 रिकॉम्बिनेशन हो जाए, ऐसा नहीं चाहते। तो इसका डोपिंग लेवल क्या चाहिए, हमें लो चाहिए, जिससे हमारे पास बेस करंट क्या हो, कम हो। तो पहला आंसर मिल गया आपको, बेस विड्थ को क्यों स्मॉल रखते हैं, टू गेट द हाई वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बेस करंट शुड बी मिनिमम। सो देयरफॉर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को कम करने के लिए बेस की विड्थ भी कम होनी चाहिए और डोपिंग लेवल भी कम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए ज़रा प्लीज़, अमीटर रीजन को हाईली डॉप्ड क्यों रखते हैं, क्वेश्चन। अमीटर रीजन को हाईली डॉप्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि अमीटर क्या करता है, रियलिटी में चार्ज के रेस को एमिट करता है। इसमें हाईली डॉप्ड इसलिए रखते हैं कि ये एमिट करता है, जितना इसका हाईली डोपिंग होगा उतना नंबर ऑफ चार्ज के रेस जो है वो एमिट करके किधर पहुंचेंगे, कलेक्टर रीजन में पहुंचेंगे। तो एमिट करने की कैपेबिलिटी को या कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर रीजन को हाईली डॉप्ड रखते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन में देखो ज़रा प्लीज़, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे यहाँ पे आरसी था, यहाँ से आईसी फ्लो हो रही थी। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे लॉसेस भी तो देखने पड़ेंगे। यहाँ लॉसेस क्या होंगे, आई सी स्क्वायर आर सी, और यहाँ पे लॉसेस होंगे आई स्क्वायर आर ई। तो अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड बायस में लॉसेस ये हो रहे हैं आई स्क्वायर आर, और रिवर्स बायस में ये हो रहे हैं। तो आई सी स्क्वायर आर सी ग्रेटर देन आर ई होता है, ये 1 मेगा ओम है, ये 1 ओम ही माना था हमने। तो इसका मतलब आई सी स्क्वायर आर सी ग्रेटर देन होगा हमारे पास आई सी स्क्वायर आई आर ई। ऐसा है कि आई सी और आई लगभग बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो पावर लॉसेस होते हैं वो कलेक्टर जंक्शन में ज़्यादा होते हैं और कलेक्टर रीजन में ज़्यादा होते हैं। तो पावर लॉसेस कलेक्टर रीजन में ज़्यादा होंगे, तो जहाँ पावर लॉस होते हैं वहाँ पर हीट भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। और इतनी सी डिवाइस बेचारी, कभी देखना भी चाहिए, ठीक है, इतनी सी डिवाइस अगर उसमें भी हमारे पास कलेक्टर रीजन में लॉस होने लग जाए, हीट होने लग जाए, तो कलेक्टर रीजन तो बर्बाद ही हो गया, मतलब डिवाइस डैमेज ही होगी। कुल मिला के बात ये, इसलिए कलेक्टर रीजन का एरिया सबसे वाइड रखते हैं। सबसे वाइड इसलिए रखा जाता है जो इंटरनल हीट है वो एटमॉस्फेयर में इसको क्या कर सके, डिसिपेट कर सके। देयरफॉर कलेक्टर एरिया इज वाइडर देन अदर टू रीजन्स, ठीक है। एमिटर रीजन और बेस रीजन से वाइडर रखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर लॉस यहीं होना है, सबसे ज़्यादा हीट यहीं होना है, टेम्परेचर को डिसिपेट करना पड़ेगा आउटर एटमॉस्फेयर में, इसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। ये इतने पॉइंट हो गए, फटाफट लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ तक तो वीडियो पॉज करके सेल्फ लिख दीजिए, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, टू गेट द हाई वैल्यू ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर, to get the high value of amplification factor, base current should be minimum, base current should be minimum, the base current can be minimized by designing the base width small, by designing the base width small and lightly doped, so recombination process will reduce, recombination process क्या होगी, घट जाएगी और IB भी घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अमीटर रीजन के बारे में। सिंस अमीटर emits
the number of charge carriers since emitter emits the charge carriers, therefore it is designed to highly doped to emit the more number of electrons, to emit the more number of electrons. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कलेक्टर रीजन के बारे में। ये डायग्राम बना सकते हो आप, है ना, ये लिख दीजिएगा IC²RC, पावर लॉसेस क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ये लिख दीजिएगा। इसमें लिखो, पहले डायग्राम बना लीजिएगा फिर लिख दीजिएगा। इसमें लिखिएगा इन द BJT most of the power losses happens in the collector region, happens in the collector region. So heat will be larger and temperature will increase. Stop. To dissipate this temperature to the outside medium or atmosphere, to dissipate this temperature to the atmosphere, collector is designed with the large width, तो ये हो गया भाई साहब आपका करंट कंपोनेंट्स, और इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। और अगर आप UPSC IAS के इंटरव्यू में या किसी PSU के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और ADC एनालॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिखो ज़रा प्लीज़ फटाफट।